नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृत साहित्य इतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य ऐतिहासिक महाकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले समस्त महाकाव्यों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम ऐतिहासिक महाकाव्यों के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि ऐतिहासिक महाकाव्य क्या होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीयों के विषय में यह दुष्प्रचार किया है कि उनमें ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, किंतु राजतरंगिणी, विक्रमांक देवचरितम, नवसाहसांक चरितम ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो अभी नाम गिनाए हैं मैंने। पहले विक्रमांक देवचरितम, नवसाहसांक चरितम और राजतरंगिणी आदि ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ इस प्रमाण का खंडन कर देते हैं, आक्षेप का पर्याप्त अंश तक खंडन कर देते हैं, निराकरण कर देते हैं कि भारतीयों में ऐतिहासिकता का अभाव था। वस्तुतः जिस अर्थ में पाश्चात्य जगत में इतिहास का अर्थ लिया जाता है, उस अर्थ में हमारे यहाँ पर बहुत कम ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि इस इतिहास की हमारी कल्पना ही पृथक थी। प्राचीन घटनाओं का सामान्यतः विवरण तो देते थे। प्राचीन घटनाओं का सामान्यतः विवरण तो लोग देते थे, किंतु उनके साथ तिथियों को अंकित नहीं करते थे। इस अर्थ में महाभारत इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से हमें यह ज्ञात होता है कि इतिहास लिखने वालों का एक अलग संप्रदाय था। इतिहास के अंतर्गत घटनाओं का सच्चा विवरण दिया जाता था। राजशेखर ने कहा है कि इतिहास दो प्रकार का होता है, एक परिक्रिया और दूसरा पुराकल्प। पहला है परिक्रिया। परिक्रिया उस इतिहास को कहते हैं जिसका नायक एक व्यक्ति होता है, अर्थात किसी एक राजा के चरित्र का वर्णन करना परिक्रिया इतिहास के अंतर्गत आता है। रामायण इसी प्रकार का ग्रंथ है। इसी अर्थ में नवसाहसांक चरितम, विक्रमांक देवचरितम आदि ग्रंथ भी गिने जा सकते हैं। दूसरी ओर पुराकल्प इतिहास के बारे में हम जानते हैं। पुराकल्प इतिहास वह इतिहास है जिसमें अनेक नायकों का वर्णन होता है। महाभारत, राजतरंगिणी आदि इसी प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। यदि हम संस्कृत के अभिलेखों का अध्ययन करें तो वहां पर पर्याप्त ऐतिहासिक सूचनाएं काव्य के रूप में मिलेंगी। यहां तक कि उनमें तिथियों का भी निर्देश हुआ है। यह सही है कि संसार की क्षणिकता की दार्शनिक भावना से अभिभूत होने के कारण संस्कृत के विद्वानों ने लौकिक व्यक्तियों तथा घटनाओं को बहुत महत्व न देकर रामकृष्ण, शिव आदि देवताओं के विषय में ही महाकाव्य अधिक लिखे हैं। फिर भी राजाओं की प्रशस्ति का गान करने वाले कवियों का भी यहाँ पर अभाव नहीं था। काल के मुख में ऐसी बहुत सी रचनाएं चली गईं जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों का भंडार विद्यमान था। लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करने वाले महाकाव्यों को यहाँ अधिक सम्मान और लौकिक पुरुषों से संबद्ध काव्य को आदर नहीं पा सके। यहाँ पर उन्हीं काव्यों को आदर प्राप्त हुआ जो लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करने वाले थे। उन्हीं महाकाव्यों को यहाँ पर अधिक सम्मान मिला और लौकिक पुरुषों से संबद्ध काव्य आदर नहीं पा सके। जैसे विक्रमांक देवचरितम अज्ञात कोने में पड़ा रहा, जबकि नैषधीय चरित टीकाओं से विभूषित होता रहा। उसी प्रकार एक ही लेखक बाणभट्ट की कादंबरी पंडितों के बीच आदर पाती रही, जबकि उनका हर्षचरित उतना आदर नहीं पा सका। फिर भी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्तियां गद्य में अथवा पद्य में महाकाव्यों के रूप में लिखी। गुप्त काल के अभिलेखों में इन प्रशस्तियों का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। यह बात अवश्य है कि इतिहास पर काव्य का ऐसा गहरा रंग चढ़ा हुआ है कि शुद्ध इतिहास को
निकाल पाना बहुत कठिन हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं ऐसा उन पर क्या है, यह बात अवश्य यहाँ पर स्वीकार की गई है कि इतिहास पर काव्य का ऐसा रंग चढ़ा है। इतिहास को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का यहाँ पर एक चलन चला है, तो इतिहास पर काव्य का ऐसा गहरा रंग चढ़ गया कि शुद्ध इतिहास को पृथक रूप से छांटकर निकालना यहाँ पर एक कठिन कार्य हो गया। अब यहाँ पर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो संस्कृत के प्रारंभिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाएं काव्य के रूप में ही मिलती हैं। कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा अपने आश्रयदाताओं को अमर कर दिया है। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन को आधार बनाकर हर्षचरित नामक गद्य काव्य लिखा, जो आख्यायिका के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः इस रचना में बाण ने अपना हर्षवर्धन का तथा उसके पूर्वजों का भी काव्यात्मक वर्णन किया है। हर्ष की राज्य प्राप्ति के समय तक की घटनाओं का वर्णन करके उन्होंने अपनी रचना का समापन कर दिया है। इसलिए बाणभट्ट इतिहासकार के रूप में हमें उतना संतुष्ट नहीं करते। वाक्पति राज ने प्राकृत काव्य गौडवहो में कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय का वर्णन किया है। इसका समय 750 ईस्वी है। कश्मीर के ललितादित्य ने यशोवर्मन को संग्राम में हराया था। वापस से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है इसका समय 750 ईस्वी है। कश्मीर के ललितादित्य ने यशोवर्मन को संग्राम में हराया था। इस काव्य में ग्रामीण जीवन के सजीव चित्र मिलते हैं। अगला है पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित 1005 ईस्वी। इस प्रकार से संस्कृत का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। कौन सा पहला ऐतिहासिक महाकाव्य विद्वान लोग मानते हैं? पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, जो कि 1005 ईस्वी के में प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसे संस्कृत का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जा सकता है, जिसमें 18 सर्ग हैं। इस ग्रंथ में नवसाहसांक चरितम में 18 सर्ग हैं। इसमें मालव नरेश सिंधुराज का इतिहास वर्णित है। मालव नरेश सिंधुराज का इतिहास वर्णित है। सिंधुराज भोज के पिता थे। इस महाकाव्य में शशि प्रभा के साथ उनके विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। पद्मगुप्त पहले राजा मुंज के सभा कवि थे। मुंज की मृत्यु के बाद सिंधुराज ने पद्मगुप्त का आदर किया। पद्मगुप्त पर कालिदास की रसमयी पद्धति का बहुत प्रभाव है, इसीलिए इन्हें परिमल कालिदास भी कहा जाता है। अगला है विक्रमांक देव चरितम। इस काव्य के लेखक बिल्हण कश्मीरी कवि थे तथा शिक्षित होने के बाद भ्रमण हेतु कश्मीर छोड़कर निकल पड़े। मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी इत्यादि स्थानों से होते हुए वे अंत में कल्याण के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में पहुंचे। बिल्हण का वहां बहुत सम्मान हुआ। अपने संरक्षक की प्रशंसा में बिल्हण ने वहीं पर 18 सर्गों का महाकाव्य विक्रमांक देवचरितम लिखा। इसका रचना काल 1088 ईस्वी है। मूलतः यह ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे महाकाव्य के रूप में यह ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों का वर्णन करते हुए इन्होंने इसके प्रथम 7 सर्गों में ऐतिहासिक तथ्य दिए हैं। इसमें 8वें सर्ग से 17वें सर्ग तक विक्रमादित्य षष्ठ का काव्यात्मक वर्णन है।
इसमें मुख्यतः नायक और नायिका का प्रणय वर्णित है। विवाह, जल क्रीड़ा, मृगया आदि के वर्णन में भी बिल्हण ने कई सर्ग केवल महाकाव्य धर्म का निर्वाह करने के लिए ही लिख दिए हैं, लगाए हैं। तो इसलिए बिल्हण इतिहासकार के रूप में निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वे राष्ट्रकूटों पर तैलप 873 ईस्वी से 897 ईस्वी की विजय का तो वर्णन करते हैं, किंतु मालव नरेश द्वारा उसकी पराजय का वर्णन नहीं करते। बिल्हण इस महाकाव्य के 2 सर्गों में अपने संरक्षक के पारिवारिक कलह का भी वर्णन करते हैं। अंतिम सर्ग में उन्होंने अपने कुटुंब का वर्णन करते हुए अपनी भारत यात्रा का भी वृत्तांत लिखा है। काव्य की दृष्टि से विक्रमांक देव बहुत ही सफल है। इसमें प्रवाह, रोचकता और सरलता सभी गुण हैं। प्रसादपूर्ण वैदर्भी शैली में यह लिखा गया है। भाषा सरल और स्पष्ट है। लंबे समासों का प्रयोग इसमें नहीं मिलता। कालिदास की काव्य शैली बिल्हण पर छाई हुई है। बिल्हण ने चौर पंचाशिखा नामक गीति काव्य भी लिखा है, ऐसा विद्वानों का मानना है। अपनी जन्मभूमि कश्मीर पर कवि को बहुत गर्व है। वे कहते हैं कि केसर तथा कविता कश्मीर को छोड़कर अन्यत्र नहीं बसती, कि कस्तूरी की गंध से युक्त पश्मीने की पट्टियां तथा वितस्ता झेलम में चलने वाली नौकाओं का आनंद स्वर्ग जैसा सुख देता है। बिल्हण में कवित्व शक्ति एवं पांडित्य के साथ साथ ऐतिहासिक चेतना भी विद्यमान है। अगले वीडियो में हम अगले ग्रंथ राजतरंगिणी के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।